नमस्कार। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है। बिल्कुल ट्रेंड पे चल रहा है वो टॉपिक। जी हाँ, जिस मुद्दे पर पूरे विश्व की नजरें टिकी हुई है, जो कि है इजराइल और ईरान की लड़ाई। देखो, आपको भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में तो पता ही है कि किस तरह पाकिस्तान अपने आतंकवादियों को भारत में बार बार भेजता रहता है। और अभी आपको फिलहाल के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी पता ही होगा। और तो और ये जो लड़ाई हो रही है इजराइल और ईरान की, ये भी आप सभी को पता होगा। अब ये क्यों हो रही है, इसका क्या असर पड़ेगा पूरे विश्व पर, आइए जानते हैं। ठीक है, जिनको पता है बहुत ही अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता कोई बात नहीं यार, मैं समझा दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा। और बिल्कुल ठीक है, और आगे आप अच्छे से वीडियो देखना, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ भी आएगा। बिल्कुल बच्चों वाली लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, किसी भी दो देशों की लड़ाई नई कम ही होती है। अक्सर ये बहुत पुरानी रंजिशों का नतीजा होता है, जो हर देश को विरासत में मिलती है। ठीक है, चलो फिलहाल हम इजराइल और ईरान लड़ाई के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है पार्थ हिंदुस्तानी। देखो, ईरान चाहता है कि वो परमाणु बम बनाए। हालांकि वो ये कहता है कि ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लिए है, लेकिन इजराइल को इस बात का डर है कि अगर ईरान के पास बम आ गया, परमाणु बम आ गया, तो वो उसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ करेंगे। तो इस डर में आकर इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। फिर ईरान तो चुप बैठेगा नहीं भाई। अगर कोई किसी के बेस के ऊपर या देश के ऊपर हमला करेगा तो ऐसे कोई चुप थोड़ी बैठेगा। तो ईरान भी चुप नहीं बैठा, उसने भी गुस्से में आकर इजराइल पर अटैक कर दिया। फिर उसके बाद 1 अप्रैल 2025 को दमिश्क में ईरानी कमर्शियल कॉन्सुलेट पर इजरायली हमला हुआ। उसके अंदर कई ईरानी सीनियर अधिकारी थे जो मारे गए, और उन्होंने इस घटना से सीधे सीधे संघर्ष को बढ़ावा दिया है। ठीक है, अब इसके जवाब में ईरान और उसके जो सहयोगी थे ना, उन्होंने 13 अप्रैल 2025 को इजराइल पर वापस से अटैक कर दिया। ठीक है, अब फिर इसके बाद भी इजराइल चुप नहीं बैठा। इजराइल ने उनके परमाणु ठिकाने और जो सैन्य ठिकाने थे उन पर हमला कर दिया। और ताजा जानकारी के अनुसार मुझे ये पता लगा है कि जो अमेरिका है ना, अमेरिका ने भी ईरान की परमाणु साइट, जो परमाणु ठिकाने और सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। और वो कौन कौन से ठिकाने थे उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ, जो कि थे फोड्रो, नंताज और इस्फहान। इस पर अमेरिका ने हवाई हमले किए हैं। तो इससे तो देखो ये स्पष्ट हो चुका है पूरा पूरा कि अब अमेरिका भी इस युद्ध में डायरेक्टली शामिल हो रहा है या फिर हो चुका है। ठीक है, ईरान पर मिडल ईस्ट में कुछ प्रॉक्सी समूह है, जैसे हिजबुल्ला और हमास। ईरान इनकी बहुत मदद करता है, ईरान इनको बहुत ही ज्यादा समर्थन देता है। लेकिन इजराइल इन पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाता है। ईरान खुद को फिलिस्तीन का समर्थक मानता है और इजराइल को अवैध यहूदी राज्य कहता है। ईरान, हमास, हिजबुल्ला और इस्लामिक जिहाद जैसे आतंकवादी संगठनों को ईरान जो है समर्थन देता है और इनकी काफी मदद भी करता है। ठीक है, काफी देश जो इजराइल पर हमला करते हैं, इनमें से इन संगठनों को कमजोर करने के लिए इजराइल इन पर हमले करते रहता है। किन पर हमले करते रहता है मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सीरिया, लेबनान और गाजा, ताकि इन पर जो है तनाव वो पड़ता रहे। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। ठीक है, ईरान जो शिया इस्लामी सिद्धांतों पर शासित है और इजराइल को वो यहूदी राज्य कहता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में पहले एक धार्मिक और वैचारिक मतभेद थी। 1979 में जब ईरान को इस्लामिक क्रांति मिली, तब ईरान ने सारे के सारे संबंध इजराइल के साथ तोड़ दिए। मतलब बहुत ही इनके साथ अलग अलग चीजें, मतलब ईरान जो है ना, उसने सारे संबंध तोड़ दिए अपने इजराइल के साथ। और अब हम ये बात करेंगे कि इस युद्ध का क्या असर पड़ेगा पूरे विश्व पर, क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, देखो इससे पेट्रोल डीजल भी महंगा होगा, ये साफ सीधी बात है, क्योंकि इजराइल और ईरान जहां पर लड़ रहे हैं ना, वो जगह तेल का बहुत बड़ा रास्ता है पूरे विश्व के लिए। ठीक है,
और जब जहां ये लड़ाई हो रही है वहां तो देखो जो तेल वाले जहाज होंगे उन्हें वहां पर आने जाने में तो दिक्कत होगी और ये एक परेशानी का विषय भी बन सकता है। देखो जब तेल कम मिलेगा तो उसकी जो रेट है वो अपने आप बढ़ते जाएंगे, जैसा कि आपको सारी ये चीजें तो आपको पता ही होगी, मैंने अपनी ट्रेडिंग वाली वीडियो में सारी चीज बताई थी। जब तेल कम मिलेगा तो जो उसके जो रेट होंगे वो अपने आप बढ़ जाएंगे और जो चीजें दुकानों पर जाती है, ट्रक से जाती है, वो चीजें भी महंगी हो सकती है। क्यों? क्योंकि भाई ट्रक भी तो तेल से चलता है, पानी से तो चलता नहीं होगा। इसी तरह देखो जब कहीं लड़ाई होती है ना तो सारे लोग यही सोचते हैं कहीं ये लड़ाई हमारे घर तक ना आ जाए, और लोग इस चिंता में भी रहते हैं कहीं ये छोटा सा युद्ध बहुत बड़ा युद्ध ना बन जाए, जैसे पहले एक वर्ल्ड वॉर हुई थी। ठीक है, कंपनियां निवेश करने से भी डरती है, और जब कंपनियां यहाँ पर निवेश करने से डरेगी तो जो इकोनॉमी होगी ना वो अपने आप डाउन जाती चली जाएगी। देखो कुछ देश इजराइल के दोस्त है जैसे अमेरिका, और कुछ देश ईरान के दोस्त है, उनके संगठन है जो बहुत मजबूत है। ठीक है, तो ऐसे ही जब ये दोनों देश लड़ते हैं ना तो इनके जो दोस्त होते हैं ना वो भी एक दूसरे से पूरी तरीके से नाराज हो जाते हैं, और इससे पूरी विश्व में दोस्ती कम और दुश्मनी ज्यादा बढ़ जाती है। और अब हम ये भी जानते हैं कि कौन से ऐसे पड़ोसी देश होंगे कि जिन पर बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। मान लो पड़ोस के घर में आग लगती है, पड़ोस के घर में आग लगती है तो उसकी गर्मी और जो उसका धुआं है वो पड़ोसी के घर तक तो आएगा ना भाई, ये तो सिंपल सी बात है ना। तो वैसे ही जो देश इजराइल के बहुत पास होंगे और जो देश ईरान के करीब होंगे उन पर तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो कंट्री का नाम लेता हूं जो कि है सीरिया। ये ईरान का बहुत पुराना दोस्त है और इजराइल का पड़ोसी भी है। अब देखो यहाँ पर इजराइल ने सीरिया पर अटैक तो करता ही रहता है, और जो इजराइल ने सीरिया पर अटैक किया उन जगहों पर जो जगह ईरान से जुड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पर तो देखो आए दिन ना युद्ध तो यहाँ पर चलते ही रहते हैं, और ये युद्ध का बहुत बड़ा मैदान भी बन सकता है इन दोनों के युद्ध के बीच में। ठीक है, और यहाँ पर बहुत बुरे हालात भी देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो पब्लिक हो या किसी को भी बहुत बुरे हालात यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। दूसरी कंट्री जो है अपनी है वो लेबनान। लेबनान में हिजबुल्लाह संगठन आता है, जो कि मैंने आपको ऊपर जैसे अभी मैंने आपको बताया था, हिजबुल्लाह संगठन आता है लेबनान में। तो यहाँ पर ये ईरान ना हिजबुल्लाह को बहुत ही ज्यादा मदद करता है और बहुत ही ज्यादा इनको समर्थन भी देता है। अगर ये युद्ध बढ़ता है तो हिजबुल्लाह भी इजराइल पर बहुत बड़े बड़े हमले करेगा और बहुत बड़े बड़े अटैक भी करेगा। तो पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि लेबनान भी इस युद्ध के अंदर फंस जाएगा या फंस सकता है। ठीक है, अब तीसरी कंट्री की बात करते हैं, वो है इराक। इराक ईरान का पड़ोसी है और ये अमेरिका का भी दोस्त है। तो भाई देखो इराक के लिए ये बहुत ज्यादा एक मुश्किल चीज होगी कि वो किसका साथ दे, वो ईरान का साथ दे या फिर वो अमेरिका का साथ दे। तो देखो इससे ना हिंसा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इराक के लिए एक मतलब बहुत ही टफ चॉइस यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, चौथी कंट्री है हमारी जॉर्डन। देखो ये इजराइल का पड़ोसी है, ये चाहता है कि इजराइल और ईरान के बीच में शांति बनी रहे। ठीक है, मान लो कि जब ये दोनों मिसाइलों का यूज कर रहे होंगे लड़ते वक्त इजराइल और ईरान, तो हो सकता है, क्या पता, या फिर हो सकता है कि एक दो मिसाइलें जॉर्डन के ऊपर भी आके गिर जाए, तो इससे जॉर्डन की सुरक्षा भी खतरे में आ सकती है। अब सऊदी अरब और जो गल्फ कंट्री है जैसे अपना यूएई हो गया, कतर हो गया, ठीक है, और ये ईरान के बिल्कुल प्रतिद्वंदी है, ये ईरान के बिल्कुल प्रतिद्वंदी है और अमेरिका के दोस्त भी है। देखो ये सीधा सीधे युद्ध में नहीं उतर रहे हैं, लेकिन ये तेल के बहुत बड़े उत्पादक है। अगर युद्ध से तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा ना तो ये तो बहुत जेन्युइन बात है कि जो इनकी अर्थव्यवस्था है ना उन पर भी असर पड़ेगा तो पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही ईरान की जो उभरती सुपर पावर है ना वो चिंता में भी डाल सकती है इजराइल वगैरह को। ठीक है, देखो वर्ल्ड वॉर की संभावना ना ही बने तो ही अच्छा है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर की संभावना ना ही बने तो ही अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। ये लड़ाई वगैरह कोई अच्छी चीज थोड़ी होती है, और जब तक इस विश्व की सुपर पावर इस युद्ध में नहीं उतरी आती तब तक इसको वर्ल्ड वॉर नहीं कहा जाएगा, और कोई भी देश या किसी भी देशों का समूह ऐसे घोषित इसको वर्ल्ड वॉर नहीं कर सकता। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखो लड़ाई या युद्ध किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, और हमें यहाँ पर ठंडे दिमाग से शांति के लिए काम करना चाहिए।
तो दोस्तों मैं वीडियो बना रहा था तो एंड में मेरे को 2 ताजा खबर मिली है। देखो ये अपने हिसाब में जो पहले एक खबर आई थी मैं आपको वो बताता हूँ, फिर दूसरी जो खबर आई थी वो बताऊंगा। पहले खबर वाली आप मेरी एक थोड़ी सी बात सुनना कि जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, मतलब थोड़ी देर पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जैसे अमेरिका ने हवाई हमला किया था ईरान की सैन्य ठिकानों और परमाणु बेस मतलब परमाणु साइट के ऊपर जब हवाई हमला किया था, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए ईरान ने भी जो कतर में अमेरिकन सैन्य बेस थे और जो सैन्य बेस थे ना उनके ऊपर हवाई हमला किया है। वो 6 मिसाइलें उस पर दागी गई है और मैं आपको दागी गई है। हाँ, और दूसरी खबर जो मैं आपको बता देता हूँ, ये ट्रंप का बयान आया है जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति है, उनका बयान आया है अगले दिन कि पहले 12 घंटे के लिए जो ईरान है वो सीज फायर करेगा, फिर अगले 12 घंटे के लिए इजराइल सीज फायर करेगा। ये मैं नहीं, ये ईरान का वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। धन्यवाद। और भाई हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और ये जानकारी आप अपने दोस्तों को भी अपने घर वालों में भी फैलाना। धन्यवाद।